वेलकम बैक इन द थर्ड सेशन। पोर्टर्स 5 फोर्सेस को हम डिस्कस कर रहे थे और जेनेरिक स्ट्रेटजीज के साथ हमने उनकी एसोसिएशन को देखा। वॉलमार्ट के केस में हम कॉस्ट लीडरशिप की एग्जांपल को विजुअलाइज कर रहे हैं। एप्पल इज फॉलोइंग डिफरेंशिएशन। अगर एप्पल डिफरेंशिएशन को फॉलो कर रहा है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स में एक वैल्यू एडेड फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज वो लेकर आ रहे हो। So if Apple is going for differentiation, तो competitive intensity के केस में उनको क्या करना पड़ेगा? They have to go for brand loyalty to keep customers from switching. अगर हम bargaining power of supplier को देखें in case of differentiation, तो the Apple should be better able to pass on supplier price increases to customers. अगर हम बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर को विजुअलाइज कर रहे हैं तो एप्पल को डिफरेंशिएशन के केस में फ्यूअर अल्टरनेटिव अवेलेबल टू स्विच टू, इसको यूज करना पड़ेगा, इस ऑप्शन को, इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट की बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन के केस में एप्पल को कस्टमर लॉयल्टी उसको बेहतर से बेहतर बनाना है। और अगर हम थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स की बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन के केस में एप्पल को कस्टमर्स लेस विलिंग टू एक्सेप्ट सब्स्टिट्यूट, ये चीज लेकर आनी पड़ेगी। सेम इज द केस विद स्टारबक्स। आप इस सारे कॉन्टेक्स्ट को बुक से भी और स्लाइड से भी डिस्कस वो कर सकते हो। अब पोटेंशियल इंडस्ट्री अर्निंग एनालिसिस जो भी हमने देखा, इस एनालिसिस में हम अब ये विजुअलाइज करेंगे कि आपकी कॉस्ट और आपके जो रेवेन्यू स्ट्रीम है इसके दरमियान एक इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से एसोसिएशन वो डेवलप होती है। इस पर्टिकुलर चार्ट में, इस पर्टिकुलर जो आप सामने एक ग्राफ देख रहे हो, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री, ये हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं और पोटेंशियल इंडस्ट्री अर्निंग हम वाई एक्सिस पर ले रहे हैं। हमारे पास ये रेड लाइन ये शो कर रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड कर रही है फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट को, जो कि हैं कॉस्ट रिडक्शंस बाय सप्लायर्स, कॉस्ट रिडक्शंस बाय इनकम्बेंट्स, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स, टेक्नोलॉजी एडवांसेस और उसके अलावा बेशुमार और फैक्टर्स जो कि कॉस्ट को इफेक्ट और इंपैक्ट वो कर रहे होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को जब हम देखते हैं तो वो आपका यहां पर ग्रीन कर्व से शो हो रहा है, और डिमांड लाइन को जो फैक्टर्स डिटरमिन कर रहे हैं वो है कस्टमर की हैबिट्स, कस्टमर के एक्सपेंडिचर्स, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, नंबर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, प्राइस रिडक्शन बाय इनकम्बेंट्स। ये सब चीजें फैक्टर्स हैं जो कि ओवरऑल डिमांड ऑफ इंडस्ट्री को इफेक्ट और इंपैक्ट कर रहे हैं। अब याद रखिएगा कि अगर आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कर्व ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो आपका पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री अर्निंग का जो यहां पर मार्जिन है ये रिड्यूस हो जाएगा, और अगर आपका इंडस्ट्री डिमांड का कर्व वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपका पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री अर्निंग का जो पोटेंशियल है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा, कीपिंग द कॉस्ट कांस्टेंट। इस मूवमेंट को अब मैं ग्राफिकली आपसे शेयर करता हूं। यहां पर आप देखिएगा, हम जॉनसन एंड जॉनसन जो एक बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है उसके हवाले से आपको मैं एक पाई एनालिसिस की डिटेल दिखा रहा हूं कि जॉनसन एंड जॉनसन इज इन अ पोजीशन टू कैप्चर मोर पोटेंशियल इंडस्ट्री अर्निंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड कंज्यूमर डिमांड। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर की डिमांड बढ़ रही है और कॉस्ट टू जॉनसन एंड जॉनसन केप्ट कांस्टेंट है तो उस केस में पोटेंशियल ऑफ इंडस्ट्री अर्निंग ऑब्वियसली ओवरऑल इंडस्ट्री के केस में भी और पर्टिकुलरली जॉनसन एंड जॉनसन के केस में भी वो ज्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने पाई एनालिसिस को और पोर्टर्स 5 फोर्सेस के इंपैक्ट को। अब पोर्टर्स 5 फोर्सेस के इंपैक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो अब हम देखते हैं कि आपकी कॉस्ट और आपकी इंडस्ट्री डिमांड को ये 5 फोर्सेस कैसे इंपैक्ट कर रही हैं। अकॉर्डिंग टू द discussion presented by Saloner in the slide, वो कहता है कि Porter's insight recognizes that the following characteristics are important to profitability of the incumbent. अब वो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन एक फैक्टर है। ऑब्वियसली अगर मोनोपोली है तो सारा खेल आपके पास है, अगर मोनोपोली नहीं है तो उस सूरत में जाहिर है कि आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। सो इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन,
the ability of suppliers or buyers of industry products to restrain industry profits, ठीक है, और जाहिर है कि वो कॉस्ट बेस्ड बात हो रही है. द बिहेवियर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग क्लोजली रिलेटेड गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्री, जो आपके सब्स्टिट्यूट्स हैं उनकी बात भी हम कर सकते हैं कि वो भी आपके इंपैक्ट कर रहे होंगे इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी को. पोटेंशियल फॉर एंट्री इनटू मार्केट बाय न्यू फर्म्स, दैट इज अनदर फैक्टर जो कि इंपैक्ट कर रहा है आपकी इंडस्ट्री डिमांड या आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज को. इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड पर देखो तो वहां पर लिखा हुआ है कि इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, ये चारों पांचों चीजें जो हैं ये आपकी इंडस्ट्री डिमांड को लोअर भी कर सकती हैं और अपलिफ्ट भी कर सकती हैं. अगर ये कम होंगी तो ये अपलिफ्ट होगा, अगर ये चारों चीजें ज्यादा हो जाएंगी तो ये नीचे की तरफ इसका पुल वो आ जाएगा. इसी तरह बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, ये आपका ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है अगर आपका सप्लायर आपको कॉस्ट ज्यादा कर रहा है, और अगर आपके विन विन कोलैबोरेशन है सप्लायर के साथ तो आप इसको कांस्टेंट भी रख सकते हो, विच इज इन बेनिफिट ऑफ द फर्म. इनकम्बेंट फर्म्स होती हैं जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज, फर्म्स, फैक्ट्रीज जो ऑपरेट कर रही हैं, उनको हम इनकम्बेंट फर्म्स का नाम वो देते हैं. अब 5 फोर्स मॉडल को मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ थॉमसन एंड स्ट्रिकलैंड. थॉमसन एंड स्ट्रिकलैंड हमें बताता यह है कि 5 फोर्सेस जब आपने कैलकुलेट कर ली तो आपने इन सबको समराइज कैसे करना है. So strategic implication of the 5 comparative forces, according to Thomson and Strickland, he says that competitive environment is unattractive. ठीक है, आपकी जो ओवरऑल इंडस्ट्री की एनवायरनमेंट होगी वो अनअट्रैक्टिव हो जाएगी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अर्निंग गुड प्रॉफिट्स. किस वक्त? when rivalry is strong, entry barriers are low and entry is likely to happen. Competition from substitutes is strong and supplier and customers have considerable bargaining power. ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी इंडस्ट्री को अनअट्रैक्टिव वो बना देती हैं. और आइडियल सिचुएशन कब होगी एक इंडस्ट्री के हवाले से? वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन फॉर द फर्म 5 कंपैरेटिव फोर्सेस आइडियल होगी जब राइवलरी इज मॉडरेट, entry barriers are high and no barrier is likely to enter and no firm is likely to enter, good substitutes do not exist and suppliers and customers are in a weak bargaining position. ठीक है, तो अगर ये पांचों फोर्सेस आपकी वीक हो जाएं तो आपकी जो सिचुएशन है वो आइडियल इंडस्ट्री के तौर पर सामने आती है, जिसको हम इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के नाम से भी याद कर सकते हैं. अब जो आपकी 5 फोर्सेस हैं इनका करना क्या है? एक तो आपने स्ट्रेटेजिक मूव्स यूज करना है, उसके अलावा थॉमसन एंड स्ट्रिकलैंड कहता है कि ऑब्जेक्टिव इज टू क्राफ्ट अ स्ट्रेटेजी. जैसे भी आपको मैंने पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजीज का भी जिक्र किया कि आप कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस को यूज कर सकते हो. उसके अलावा आप बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, इन सब को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो. तो हमने 5 फोर्स एनालिसिस बेसिकली किया. क्यों? उसके 2 मेन मकासद हैं बेटा. एक तो ये कि आप फाइनल स्ट्रेटेजी तक पहुंच सको, और दूसरी बात यह कि आपको फर्दर इंडस्ट्री से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का भी पता वो चल सके. So objective is to craft a strategy to insulate the firm from comparative firms, to help make the rules placing added pressure on rivals, and which allows firm to define the business model for the industry. और business model मैंने आपको बताया था कि how would you generate revenue, इसको हम कहते हैं business model. तो आप अपने business model को भी generate कर सको. That is the concept जिसके तहत आप अपनी 5 फोर्सेस को एनालाइज वो करोगे. अब आपके पास कुछ सोर्सेज आपका ऑथर डिस्कस कर रहा है ऑफ एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन. उसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास कैटेगरी आ रही है अनपब्लिश्ड सोर्सेज, जिसमें के कस्टमर सर्वेज हैं, मार्केट रिसर्च है. ये सब कुछ आपको कंडक्ट करना है FIP के हवाले से भी और प्रोजेक्ट के हवाले से भी. सो
कस्टमर सर्विस है, मार्केट रिसर्च है, स्पीचेस एट प्रोफेशनल एंड शेयर होल्डर मीटिंग्स हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं, इंटरव्यूज हैं, कन्वर्सेशंस विद स्टेक होल्डर्स हैं। ये तमाम आपके पास अनपब्लिश्ड सोर्सेज हैं। और जब हम पब्लिश्ड की बात कर रहे हैं तो पब्लिश्ड सोर्सेज में स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पीरियोडिकल्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट्स, बुक्स, डायरेक्टरीज, न्यूज़पेपर्स, मैनुअल्स, ये तमाम आपके पास पब्लिश्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी वो बन जाती है। लेकिन याद रखिएगा कि आप जो भी डेटा जहां से भी ले रहे हो, आपको उसको प्रॉपरली साइट करना है, रेफरेंसेस के साथ प्रेजेंट करना है। कोई भी डाटा आपकी असाइनमेंट में या आपके एफआईपी में विदाउट रेफरेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इस बात को मुकम्मल तौर पर याद रखिएगा। अब एनालिसिस के दौरान जब हमने पेस्टल एनालिसिस भी किया था, पोर्टर्स 5 फोर्सेस के हवाले से भी मैंने आपको बार बार बेटा अर्ज किया कि आपने गुज़िश्ता 2 से 3 साल का डेटा वो पिक करना है और अगले 2 से 3 साल के लिए फोरकास्टिंग वो करनी है। सो फोरकास्ट के बारे में अब आपका ऑथर मेंशन करता है कि दैट इज बेसिकली योर एजुकेटेड असम्पशंस अबाउट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड इवेंट्स। ठीक है, और ये क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, और आप दोनों टेक्निक्स को भी यूज कर सकते हो फोरकास्टिंग को करने के लिए। डायरेक्टरीज का जब हम एक्सप्रेशन यूज कर रहे हैं पब्लिश सोर्सेज के हवाले से बेटे, तो डायरेक्टरीज का मतलब होता है जैसे आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन वो पब्लिश करते हैं, आपके जैसे येलो पेजेस होते हैं, उस तरह डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिफरेंट इंडस्ट्रियल डायरेक्टरीज वो कैरी करती हैं, which would include the information about the competitors, the number of competitors, their contact numbers, their nature of operations, the product and services they are dealing in। तो ये सब चीजें आपकी डायरेक्टरीज के अंदर पब्लिश वो होती हैं। अब आपने जब assumptions बनानी है तो assumptions के बारे में आपका ऑथर कहता है कि बेस्ट प्रेजेंट एस्टिमेट्स ऑफ द impact of major external factors over which the manager has little or any control, but which may exert a significant impact on performance or the ability to achieve desired results। ठीक है, सो assumptions आप लेते हो ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, आप assumptions पिक करते हो रिलेटेड टू योर इवन FIP भी आप पिक करोगे, आप प्रोजेक्ट के अंदर भी डिफरेंट प्रोजेक्ट assumptions लेते हो। assumptions वो चीजें हैं जिसको हम एक और एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं, सिनेरियोज। ठीक है, ये फ्यूचर के बारे में आपकी प्रेडिक्शंस होती हैं कि पास्ट को देखते हुए, पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए आप अज्यूम करते हो कि फ्यूचर में आपके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल, पोर्टर्स 5 फोर्सेस की 5 फोर्सेस ये किस तरीके से डेवलप और मूव वो करेंगी। और याद रखें कि ये जो फोर्सेस हम बार बार काउंट कर रहे हैं पेस्टल एंड पोर्टर एनालिसिस में, इन फोर्सेस पर आपका इख्तियार बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन ये आपकी इंडस्ट्री को और इवेंचुअली आपके बिजनेस को इंपैक्ट बहुत ज्यादा कर रही होती हैं। So therefore we have to take assumptions, we have to do forecasting, और इन तमाम चीजों और टूल्स एंड टेक्निक्स के सहारे से हम अपने बिजनेस के लिए अगले माली साल, उससे अगले माली साल के बारे में अपनी प्लानिंग वो बनाएंगे। अब जब आपने पोर्टर्स 5 फोर्सेस और पेस्टल एनालिसिस कर लिया, तो इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप वो आता है डेवलपिंग एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपकी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन पर बेस्ड क्वांटिटेटिव असेसमेंट है ऑफ द इंडस्ट्री। ओके, सो इंडस्ट्री एनालिसिस की अब पहली मैट्रिक्स हम शुरू कर रहे हैं। फ्रेडा डेविड की बुक जो हम टेक्स्ट बुक के तौर पर यूज कर रहे हैं, इसमें उसने 9 मैट्रिसेस वो आपसे डिस्कस करनी है। उन 9 मैट्रिसेस में पहली मैट्रिक्स हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स वो डिस्कस होने लगी है। इसको बेटा शुरू करने के लिए फर्स्ट इसकी
जो assumption है, फर्स्ट स्टेप है, वो ये है कि आपने इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, डेमोग्राफिक, इन्वायरमेंटल, पॉलिटिकल, गवर्नमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, कंपेटिटिव और लीगल एनालिसिस पूरा कर लिया और आपके पास लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स वो आ चुके हैं। अब वो लिस्ट आपके पास किस तरह के वेरिएबल्स पर बेस्ड होगी, मैं आपको दोबारा से जनरल एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स दिखा रहा हूं। फॉर एग्जांपल, जब आप डेमोग्राफिक सेगमेंट की बात करोगे अपने पेस्टल एनालिसिस से रिलेटेड, तो उसमें पॉपुलेशन साइज, एज मैट्रिक्स, एथनिक मिक्स, जिसमें आपके सेक्ट, कास्ट, रिलीजन, ये वाले फैक्टर्स आप ऐड कर सकते हो, जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इमिग्रेशन, इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इनमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या हैं। सोशियो कल्चरल में वुमेन इन वर्कफोर्स, वुमेन वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, environmental concerns, work life quality, attitude, concern about environment, shift in two career preferences. Two career preferences का मतलब होता है कि where husband and wife both are working, या आप एक से ज्यादा कैरियर्स के साथ एसोसिएटेड हो, जिसमें के मॉर्निंग में आप एक शिफ्ट में कोई और काम कर रहे हो, इवनिंग में दूसरी शिफ्ट में कोई और काम कर रहे हो। इसी तरह शिफ्ट इन प्रेफरेंसेस रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको भी डिस्कस किया जा सकता है। पॉलिटिकल लीगल सेगमेंट में कंपटीशन लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, टैक्सेशन लॉज हैं, एजुकेशन पॉलिसीज एंड फिलॉसफी है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट है, ओनरशिप फिलॉसफीज हैं, आपकी रेगुलेशन डी रेगुलेशन के ऊपर बात हो सकती है। सो ये सब चीजें आपको अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स वो दे रहे हैं। लाइकवाइज इकोनॉमिक में दोबारा आपके रिवीजन के लिए मैं कोट कर रहा हूं, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, पर्सनल सेविंग रेट, बिजनेस सेविंग रेट, ट्रेड डेफिसिट, सरप्लस, बजट डेफिसिट, सरप्लस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इन सब चीजों को डिस्कस वो किया जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट्स में प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, इंप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, इस तरह के फैक्टर्स होंगे। और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कौन कौन से हैं, क्रिटिकल ग्लोबल मार्केट्स कौन कौन सी हैं, आपके इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स कौन से हो रहे हैं। सो ये तमाम चीजें आपके लिए सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स वो क्रिएट कर रहे होंगे। और एक दफा मैं आपको फिर याद दहानी करवाता चलूं कि आपके जनरेशन इन तमाम फैक्टर्स के एनालिसिस में पैंडेमिक सिचुएशन को इग्नोर वो नहीं कर सकती। अब ये सारे फैक्टर्स जो हमारे पास डिफरेंट तरह के एनालिसिस से आ रहे हैं, इंटरेस्ट ग्रुप एनालिसिस हो रहा है, कम्युनिटी एनालिसिस हो रहा है, मार्केट एनालिसिस हो रहा है, कंपेटिटिव एनालिसिस हो रहा है, इससे हमने ड्राइव क्या किया, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब ईएफई मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है हमारे पास लिस्ट की एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपकी पूरी एक लिस्ट बन गई और उसको आप लिस्ट को बनाओगे हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी के मुताबिक। हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी का मतलब होता है कि जो फैक्टर सबसे ज्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटी कैरी कर रहा है, सबसे ज्यादा थ्रेट आपके लिए कैरी कर रहा है, उसको पहले नोट कर लो। फिर आप उसको 0 to 1 का वेट एलोकेट करो। 0 to 1 में से आप तमाम फैक्टर्स को वेट एलोकेट करोगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि जी कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है और कस्टमर की डिमांड का बढ़ना आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो उसको आपने 0.2 वेट एलोकेट कर दिया आउट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स यू हैव पिक्ड। अभी आपको मैं इसकी एक सॉल्व मैट्रिक्स दिखाता हूं, वहां से आपको फर्दर क्लैरिटी आ जाएगी। इसी तरह रेट इफेक्टिवनेस ऑफ करंट स्ट्रेटजीज, ये आप स्टेप करोगे, मल्टीप्लाई वेट विद द रेटिंग एंड देन यू गो फॉर सम वेटेड स्कोर, आप कैलकुलेट करोगे। तो ये आपके पास 5 स्टेप्स हैं। अभी आपको मैं एक फील्ड मैट्रिक्स के साथ इनको एलैबोरेट वो करूंगा। ये आपके सामने बेटा एक फील्ड मैट्रिक्स मैं दिखा रहा हूं। इस फील्ड मैट्रिक्स में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स की एक लिस्ट मौजूद है कि कंप्लीट ऑडिट करने के बाद उस कंप्लीट ऑडिट में से ये 5 अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आपके ऑथर ने पिक किए। अब याद रखिएगा कि 5 अपॉर्चुनिटीज आपके पास टोटल नहीं होंगी। आपके पास हो सकता है कि 20 अपॉर्चुनिटीज और 20 थ्रेट्स मौजूद हों जब आपने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया। उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास है उनको शॉर्ट लिस्ट करके, उनका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया मेंशन करके वो आपने पोस्ट करने हैं ईएफई मैट्रिक्स में। ठीक है। ईएफई मैट्रिक्स में जैसे यहां पर आप देख रहे हो कि अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आपके पास लिखे हुए हैं। इसमें ग्लोबल मार्केट्स अनटैप्ड इस फर्म को अवेलेबल हुई और उन्होंने कहा कि ये उनकी एक मेजर अपॉर्चुनिटी है, उसको वेट एलोकेट किया जा रहा है 0.15। इसी तरह 0.05, 0.15 डिफरेंट आपके वेट्स जो हैं डिफरेंट फैक्टर्स को एलोकेट वो किए जा रहे हैं और इन तमाम वेट्स का जो टोटल होगा वो 1.0 के बराबर होगा। वेट का मतलब होता है
कि ये फैक्टर्स जो आपने अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स में पिक किए, इनकी आपके लिए इंपॉर्टेंस कितनी है। इसके बाद अगला कॉलम है हमारे पास रेटिंग का। रेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स वेट्स की गिवन इंपॉर्टेंस के मुताबिक मौजूद हैं, तो इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए आपने कितनी एफर्ट पुट की, ये आपका होगा रेट। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल मार्केट्स अनटैप्ड, इसका वेट है 0.15 विच इज अ वेरी हाई वेट, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसकी रेटिंग है 1। 1 का मतलब ये होगा 1 to 5 अगर आप रेटिंग कर रहे हो, या 1 to 4 आपकी रेटिंग कर रहे हो, जैसे फ्रेडा डेविड अपनी मैट्रिसेस में 1 to 4 की रेटिंग करता है, तो अगर 1 वो मेंशन कर रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी का रिस्पॉन्स टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी वो बहुत वीक है, ठीक है। लेकिन अगर इंक्रीज्ड डिमांड, उसने एक अपॉर्चुनिटी पिक की और इंक्रीज डिमांड को वो वेट एलोकेट कर रहा है 0.05, ठीक है, विच इज रिलेटिवली लेस वेट, लेकिन उसकी रेटिंग कर रहा है 3, तो 3 का मतलब ये होगा कि इस फैक्टर की इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स टू दिस फैक्टर था दैट वाज वेरी हाई, दैट इज 3। और 4 का मतलब होगा कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स आपने इस फैक्टर को वो दिया, ठीक है। तो वेट का मतलब होता है रेलिवेंट इंपॉर्टेंस ऑफ द फैक्टर, और रेट का मतलब होता है रिस्पॉन्स ऑफ द कंपनी टू दैट फैक्टर, कि आप किस कदर एफर्ट पुट कर रहे हो अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की और थ्रेट को अवॉइड करने की, ठीक है। अब ये जो आपने वेट और रेट एलोकेट करना है, ये आपकी assumption होगी, लेकिन that assumption has to be based on some realistic facts and figures, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने तुक्का नहीं लगाना है, इसमें आपने रियलिस्टिक फैक्ट्स एंड फिगर्स की रोशनी में ये बात प्रूव करनी है अपने एकेडमिक पैनल को भी, जब आप फाइनल प्रेजेंटेशन, फाइनल डिफेंस ऑफ द प्रोजेक्ट करोगे, और प्रोजेक्ट में भी आपने ये आर्ग्यूमेंट करना है कि आपने इस फैक्टर को क्यों पिक किया, आपने इसको वेट ज्यादा क्यों एलोकेट किया, और आप उसकी रेटिंग 1 to 4 में हाई और लो क्यों कर रहे हो। इसके बाद लास्ट कॉलम देखिए, जिसमें कि हम वेटेड स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं। वेटेड स्कोर के केस में आप रिस्पेक्टिव वेट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और रिस्पेक्टिव वेट को जब आपने कॉरस्पॉन्डिंग रेट से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी द वेटेड स्कोर, ठीक है। जैसे आपने 0.15 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आपके पास 0.15 आंसर आया, आपने 0.05 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो आपके पास 0.15 आंसर आया। सो आपने तमाम रेट्स को वेट से मल्टीप्लाई करना है, और फिर तमाम वेटेड स्कोर जो आपके पास इंडिविजुअल फैक्टर्स की आएंगी उनका सम टोटल कर लेना है, विच वुड बी 2.10। अब 2.10 आपके पास एक कंक्लूसिव फिगर आ गई पूरे एक्सटर्नल ऑडिट की। अब इस फिगर को जो 2.10 आपके पास आई, इस फैक्टर को, इस डिजिट को अब हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास 4 कंपैरिजन के पॉइंट्स होंगे उनके साथ। हमारे पास पहला कंपैरिजन पॉइंट होगा इंडस्ट्री एवरेज, हमारे पास दूसरा कंपैरिजन पॉइंट होगा बेंचमार्क, हमारे पास तीसरा कंपैरिजन पॉइंट होगा अवर ओन पास्ट परफॉर्मेंस, और हमारे पास चौथा कंपैरिजन पॉइंट होगा गिवन एनी अदर रेफरेंस पॉइंट। सो इन 4 रेफरेंस पॉइंट्स के साथ आपने अपने इस क्यूमुलेटिव सम टोटल वेटेड स्कोर को वो कंपेयर करना है। मैं ये वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहला हमारे पास जो कंपैरिजन पॉइंट मैंने आपको कहा दैट वाज इंडस्ट्री एवरेज। इंडस्ट्री एवरेज का मतलब ये होता है कि आप इंडस्ट्री की जो मेजर फर्म्स जो आपको डायरेक्ट कंपटीशन दे रही हैं, आप उन तमाम फर्म के लिए ईएफई मैट्रिक्स बनाओ, उन तमाम की जो ईएफई स्कोर आएगी उसको ऐड करो, ऐड करने के बाद नंबर ऑफ फर्म से डिवाइड करो, जो आंसर आपके पास आएगा उस आंसर से आप कंपेयर करो अपने ईएफई स्कोर को। ये आपके पास एग्जैक्ट तरीका है ईएफई के केस में इंडस्ट्री एवरेज को कैलकुलेट करने का। लेकिन फर्ज करें कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी की वजह से तमाम कंपनीज या मेजर कंपेटिटर्स का ईएफई मैट्रिक्स के रिजल्ट्स अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप एक मेथड यूज करते हो, एक एकेडमिक मेथड यूज करते हो, और वो एकेडमिक मेथड ये है कि अगर आपका रेटिंग्स रेंज जो थी वो 1 to 4 थी, तो आप वहां से भी अपने लिए एक एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। उसका तरीकाकार क्या होगा कि 1 to 4 अगर आपने रेटिंग रेंज पिक की हुई है तो आप इसकी एवरेज निकाल लो। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4, ये आपके पास आंसर आ गया 10,
डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 कंपोनेंट्स हैं तो आपके पास रेटिंग एवरेज आ गई विच इज 2.5। तो 2.5 वुड बी टेकन अप एज द इंडस्ट्री एवरेज अगर आपका रेटिंग रेंज जो है वो 1 to 4 है। अब अगर इंडस्ट्री एवरेज 1 to 4 हमें एवरेज 2.5 स्कोर दे रहा है और आपका स्कोर 2.1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इंडस्ट्री एवरेज से लो ऑपरेट वो कर रहे हो, बिकॉज आपका रिस्पॉन्स टू अवेल द अपॉर्चुनिटीज एंड टू अवॉइड द थ्रेट्स वो इंडस्ट्री एवरेज से बिलो जो है वो हमारे पास आ रहा है 5.4। ठीक है, इस तरीके से आप EFE मैट्रिक्स वो बनाते हो। अब हम ये सारी मैट्रिसेस जो 1 by 1 डेवलप करनी शुरू करेंगे। आगे चलकर ये तमाम मैट्रिसेस जो हैं ये यूनाइट होकर हमारे लिए बेसिस प्रोवाइड करेंगी, हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन देंगी कि हमें किस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट वो करना है। EFE मैट्रिक्स का एक निम्न मॉडल मैट्रिक्स इज डेवलप्ड बाय व्हीलन एंड हंगर। उसने अपनी बुक में इस मैट्रिक्स का नाम रखा एक्सटर्नल फैक्टर एनालिसिस समरी। ठीक है, फ्रेडा डेविड उसको कहता है EFE और व्हीलन एंड हंगर उसको अपनी किताब में कहता है एक्सटर्नल फैक्टर एनालिसिस समरी। अब एक्सटर्नल फैक्टर एनालिसिस समरी जब हमने प्रिपेयर करनी है तो इसमें एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स हमारे पास लिस्ट में आ जाएंगे इन द लेफ्ट कॉलम। यहां पर हमने अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स लिखे, उसके बाद हमने वेट एलोकेट किया, ये कॉलम बिल्कुल वैसे है जैसे EFE हमने बनाया फ्रेडा डेविड के केस में। उसके बाद हम उसकी रेटिंग करेंगे, ये कॉलम भी वैसे ही है। हम उसका वेटेड स्कोर कैलकुलेट करेंगे, ये कॉलम भी वैसा ही है। एक एडिशनल कॉलम यूज करता है व्हीलन एंड हंगर अपनी किताब में एक्सटर्नल फैक्टर एनालिसिस समरी बनाने के लिए, और वो है कमेंट्स का कॉलम। कमेंट कॉलम में वो मेंशन करता जाता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपने क्यों पिक की और कौन सा थ्रेट आपने क्यों पिक किया और आपने उसको पर्टिकुलर रेट वेट क्यों एलोकेट किया। ठीक है, इसके EFE मैट्रिक्स EFES मैट्रिक्स को बनाने के लिए इसके जो स्टेप्स हैं वो नीचे आप पढ़ लो। सबसे पहले वो कहता है कि लिस्ट अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स 5 to 10 ईच। ठीक है, आप 5 से 10 अपॉर्चुनिटीज और 5 से 10 थ्रेट्स वो आप लिख सकते हो। Number 2, weight each factor from 1 most important to 0.0 not important in column 2 based on that factor's probable impact on the company's strategic position. The total weight must be 1. Number 3 point देखो, rate each factor from 5 outstanding to 1 poor in column 3 based on the company's response to that factor. Number 4 point देखो, multiply each factor's weight times its rating to obtain each factor's weighted score in column 4. Number 5, use column 5 comments for rationale used for each factor. Number 6, add the weighted scores to obtain the total weighted score for the company in column 4. This tells how well the company is responding to strategic factors in its external environment. ठीक है, सो ये हमारे पास व्हीलन एंड हंगर के मुताबिक स्टेप्स आ गए जो कि EFAS मैट्रिक्स डेवलप करने में हम यूज करते हैं, और ये ऑलमोस्ट स्टेप वही हैं जो फ्रेडा डेविड ने अपनी किताब में EFE मैट्रिक्स डेवलप करने के लिए वो यूज किए। यहां पर बेटा हमारा 3rd सेशन जूम का वो खत्म होता है। काइंडली 4th सेशन को इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए।